ठीक है, देखो लास्ट वाली क्लास जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस समय लास्ट वाली क्लास जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस समय हमारी कुछ यहाँ की बात से वॉइस चली जाती है, आवाज चली जाती है। इसको हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, देखो जब आरबीआई का सजेशन ये आया कि आरबीआई बनानी चाहिए और आरबीआई का क्या करेगी, आरबीआई सजेशन देगी, किसे देगी? जो बैंक्स फेल हो रही हैं, बैंक फेल हो रही हैं, बैंकों के मालिकों को सजेशन देंगी कि देखो भाई तुम्हारी बैंक इस कारण से फेल हो रही है, इस चीज को सुधार लो। इन केस अगर बैंक नहीं सुधारती हैं तो आरबीआई के पास कोई पावर नहीं है उनको पनिश करने की। और पावर होगी भी कैसे जब स्टेब्लिश ही उन बैंकों के मालिक ने किया है, तो उनको कैसे पनिश कर सकती है बैंक, आरबीआई, है ना? तो आरबीआई बस एक एज ए स्ट्रक्चर के तौर पे कुछ स्टेब्लिश कर दिया गया, ठीक है ये कुछ ऐसा रहेगा जो सजेशन बॉडी रहेगी, है ना? लेकिन इसके पास पावर कुछ खास नहीं दी गई, काम भी कुछ खास नहीं था कि भाई बैठे बैठे दफ्तर में तुम एसी की हवा खाओ और जो भी सजेशन दे रहे हैं देते रहो, लेटर लिखते रहो, उनका होना कुछ नहीं। लेकिन जब अंग्रेज चले गए 1947 में, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई एक्ट 1949 लेकर आती है, जिसमें नेशनलाइज कर देते हैं हम। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, बैंक को नेशनलाइज करते हैं। फिफ्टी परसेंट से ज्यादा शेयर किसके पास चला जाता है? सरकार के पास। यानी उसकी मालिक कौन हो जाती है? सरकार हो जाती है। उसे हम बोलते हैं नेशनलाइज होना। ठीक है, तो बैंक को कर दिया गया नेशनलाइज। इससे पहले ये बैंक नेशनलाइज नहीं थी, एक सजेशन बॉडी थी जिसको स्टेब्लिश कुछ पूंजीपति लोगों द्वारा किया गया था, यानी प्राइवेट बॉडी की तरह काम कर रही। ठीक है, नेशनलाइज करने के बाद इसको कुछ काम दिए गए कि देखो भाई तुमको सिर्फ नाम के लिए नहीं रखेंगे, हम कुछ काम के पावर्स देंगे और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। क्या पावर दी गई? तो पहली इसको पावर दी गई कि आप जो इंडियन करेंसी है उसे आप इशू करेंगे और रेगुलेट करेंगे। ध्यान रखना, जब हम इशू की बात करते हैं तो सिर्फ इंडियन करेंसी इशू कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं तो सिर्फ इंडियन करेंसी ही इशू की जाएगी आरबीआई द्वारा। तुमने देखा वो जो नोट होते हैं हमारे, उन पर आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं और एक कसम लिखी होती है कि मैं धारक को सो एंड सो रुपए देने का वचन अदा करता हूँ, नीचे गवर्नर के साइन होते हैं। और गवर्नर किसको होते हैं? आरबीआई के। तो आरबीआई क्या कर सकती है? नोट इशू कर सकती है। क्या उन्हें रेगुलेट किया जा सकता है? इशू और रेगुलेट में अंतर यह है कि हाँ, रेगुलेट ये कर सकते हैं कितना पैसा इंडियन मार्केट में होना चाहिए, कितने हम नोट छाप सकते हैं, इंडियन करेंसी कितनी छापी जा सकती है, कितनी मार्केट में डाली जा सकती है, साथ साथ जो फॉरेन करेंसी है वो इंडियन मार्केट में कितनी रहनी चाहिए। तो डॉलर्स को कंट्रोल इंडिया के अंदर जो फॉरेन करेंसी है उसे रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है। इंडियन करेंसी को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करती है। तो ये दोनों काम किसे दिए गए? आरबीआई को दिए गए। ठीक है, और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। इंडियन मार्केट को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में नहीं होना चाहिए। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है कि किसी कंट्री के पास अगर कुछ खरीदने के पैसे खत्म हो जाएं तो हम इसे बोलते हैं कि भैया ये कंगाल हो गया, इसके पास पैसा नहीं बचा है। और पैसा खत्म होने की कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, यानी कुछ खरीदने के लिए पेमेंट हम करना चाहते हैं, वो पेमेंट हमारे पास खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये देखने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की है कि इंडिया के पास पैसे खत्म नहीं होने चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस नहीं आना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आपकी महंगाई आ जाती है, इन्फ्लेशन रेट, कि महंगाई ज्यादा ना हो, महंगाई को कंट्रोल करें। और महंगाई को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दो लोगों को दे रखी है। किसे किसे दे रखी है? आरबीआई को दे रखी है और सरकार को दे रखी है। सरकार अपनी जिन पावर्स का इस्तेमाल करती है महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उन पावर्स, उन टूल्स को बोला जाता है फिजिकल पॉलिसी। क्या बोला जाता है? फिजिकल पॉलिसी। ध्यान रखना।
और जिन पावर्स और जिन टूल्स का इस्तेमाल आरबीआई करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसे बोला जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोला जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये दोनों काम, मतलब महंगाई कंट्रोल करने के काम दोनों को दे रखे हैं, आरबीआई भी करती है और सरकार भी काम करती है। तीसरी पावर जो आरबीआई को दी है वो है बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करना। अब रेगुलेट बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, बैंकिंग मैंने बताया था जिसमें डिपॉजिट्स हो सकते हैं, नॉन बैंकिंग जिन्हें डिपॉजिट नहीं कर सकते लेकिन लोन ले सकते हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड से आपके लोन्स देने वाली कंपनियां हैं, वो सब नॉन बैंकिंग में आ जाती हैं। बैंकिंग में जहां पे आप डिपॉजिट कर सकते हो, इनको रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट का मतलब होता है कि इनको लाइसेंस इशू करना, डायरेक्शंस देना, और उन डायरेक्शंस, उन आदेशों का पालन अगर ये ना करें तो ऐसी कंडीशन में आप उन्हें पनिश कर सकते हो, उनका लाइसेंस रद्द कर सकते हो, उन्हें पेनल्टी लगा सकते हो, उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। रेगुलेशन का मतलब ये होता है, रेगुलेशन मतलब आप ओनर नहीं हो लेकिन ओनरशिप के अलावा सारी ताकत आपके पास है। ठीक है, ओनरशिप के अलावा सारी ताकत आपके पास है। तो ये काम दिया गया आरबीआई को। अब देख लेते हैं आरबीआई है असल में क्या, आरबीआई का स्ट्रक्चर क्या है, आरबीआई में कौन कौन लोग होते हैं, क्या उन्हें बोला जाता है, इन चीजों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आरबीआई की एक सेंट्रल बॉडी कमेटी होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, क्या बोलते हैं? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये एक कमेटी होती है जिसमें आरबीआई के सारे जो पदाधिकारी हैं पावरफुल, वो सब आ जाते हैं, यानी टॉप बॉडी यही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन कौन इसमें शामिल होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपके गवर्नर साहब, ठीक है, प्लस 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर। ध्यान रखना, गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर आपके 4-4 साल के लिए होंगे। ये चाहो तो ऐसे लिख लेना, फॉर द 4 ईयर्स, ये 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। प्लस आपके फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 लोग शामिल होंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान रखना आरबीआई कोई स्वतंत्र बॉडी नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसको सरकार कंट्रोल करती है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लस आपके 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम द लोकल बोर्ड्स हो जाएंगे, 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड। अब 4 लोकल बोर्ड्स क्या हैं? 4 लोकल बोर्ड आपका हो गया, पहला हो गया आपका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, तो यहाँ के 4 डायरेक्टर हो गए। इसके अलावा आपके प्रिंसिपल चीफ मैनेजर हो जाएंगे, चीफ मैनेजर। इसके अलावा आपके चीफ जनरल मैनेजर हो जाएंगे, चीफ
जनरल मैनेजर। अच्छा, इसको याद रखना, यहाँ पे जनरल और लिख लेना। ठीक है, जनरल मैनेजर। इसके अलावा आपके डेप्यूटी जनरल, डेप्यूटी जनरल मैनेजर हो जाएंगे। कलर थोड़ा चेंज कर लें, बहुत होगा ये कलर, कुछ रंगीन रंगीन सा करते हैं, है ना। चलिए, चीफ जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर। इनके अलावा डेप्यूटी जनरल मैनेजर। डेप्यूटी जनरल मैनेजर, देन असिस्टेंट जनरल मैनेजर। असिस्टेंट जनरल मैनेजर, अब तो जीएम ही लिख लो। ठीक है, ये लोग शामिल हो जाएंगे। इन सब को मिलाकर बनते हैं हमारे लगभग 23 लोग बनते हैं। ठीक है, ये सब लोग हमारे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होंगे। आप फिलहाल ऐसे समझ लो कि सबसे छोटा मैनेजर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, देन उससे डेप्यूटी जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, देन चीफ जनरल मैनेजर, देन प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर। जब इससे प्रमोशन हो जाएगा तो फिर आप डायरेक्टर्स फॉर द लोकल बोर्ड्स, देन आप डेप्यूटी गवर्नर, देन गवर्नर। ये कुछ इस तरीके से हायरार्की काम करती है। ठीक है, क्या समझे, इस तरीके से कुछ हायरार्की काम करती है। किसकी हायरार्की? आरबीआई के अंदर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस आपसे जी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। तो एक बार फैक्ट की बात कर लें, कुछ फैक्ट्स तुमसे पूछा जाता है। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था भाई? दैट इज सर ओसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अब ये तो जाहिर सी बात है कि 1935 में बने होंगे तो अंग्रेज ही होंगे। ठीक है, क्या इंडियन गवर्नमेंट गवर्नर बना है कोई? हाँ, अंग्रेजों के टाइम में इंडियन गवर्नर भी बन चुके हैं। फर्स्ट इंडियन गवर्नर इन ब्रिटिश एरा। तो पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? दैट इज सीडी देशमुख। ये पहले सिविल सर्वेंट थे, फिर ये गवर्नर बने। इंडिया आजाद हो गया उसके बाद ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर 1950 से लेकर 56 तक ये फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते हैं। ठीक है, कब बने थे ये? 1943 में, 1943 में। अ, क्या कोई विमेन गवर्नर बनी है? नहीं, आज तक कोई भी विमेन गवर्नर नहीं बनी। क्या डेप्यूटी गवर्नर बनी है कोई विमेन? हाँ, एक हैं जो डेप्यूटी गवर्नर बनी। फर्स्ट विमेन डेप्यूटी गवर्नर। कौन है? केजे उडेसी। केजे उडेसी। कब बनी है? 2003 में। ठीक है, राइटिंग्स तुम समझ लेना, है ना, या खुद पढ़ो या खुदा पढ़े। ठीक, ये कुछ फैक्ट्स हैं। आरबीआई के ऑफिस कितने हैं? ऑफिस ऑफ आरबीआई।
आरबीआई के ऑफिस कितने हैं? तो आपको 27 रीजनल ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। रीजनल ऑफिस। 4 आपको लोकल या जोनल ऑफिस देखने को मिल जाते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जोनल ऑफिस। ठीक है, इन्हीं में से एक को हेडक्वार्टर बना दिया जाता है, मुंबई को बेसिकली। तो अगर आपसे पूछा जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक, ये देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको 2 ट्रेनिंग स्कूल्स भी देखने को मिलेंगे। ट्रेनिंग स्कूल्स जिसमें आरबीआई अपने एम्प्लॉयज को ट्रेंड करती है। ठीक है, कौन कौन से हैं? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ हाँ, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई में। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहां पर है? ये चेन्नई में। इसके अलावा आपको मिलेगा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, तो इसे फर्स्ट डाल दो, इसे सेकंड डाल दो। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल बैंकिंग, एग्रीकल्चरल बैंकिंग। ये आपको कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको पुणे में। तो आरबीआई के ये कुछ स्ट्रक्चर्स रहते हैं। इसके अलावा आरबीआई की पावर्स रहती हैं। पावर्स एंड फंक्शनिंग ऑफ आरबीआई, ये हम फिर किसी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।